ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। आदर्श भारत के निर्माण की आधारशिला। ये आप देखें, बीते दिनों अंबेडकर जयंती से जुड़े तमाम आयोजन देश भर में हुए और इनमें जाने माने लोगों की सहभागिता भी देखी गई। और भीमराव अंबेडकर साहब हमारे देश के पहले कानून मंत्री और संविधान के जनक की बात हो रही है। तो आप देखेंगे कि इनमें यह अच्छी बात है कि राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को समय के साथ और व्यापक मान्यता मिल रही है। लेकिन इसका व्यापक उद्देश्य तब तक अपूर्ण रहेगा जब तक ही हम बाबा साहब के मूल्यों एवं सिद्धांतों को अपने जीवन में नहीं उतारते। इसके लिए हमें बाबा साहब के विचारों का मर्म समझना होगा और वह किस प्रकार के आदर्श भारत का निर्माण करना चाहते थे। और इस संदर्भ में संविधान सभा में उनका समापन भाषण बहुत उल्लेखनीय कहा जा सकता है। इस भाषण में उन्होंने देश और उनके नागरिकों के लिए उन महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का उल्लेख किया और किया था कि उन्हें एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय एकता की मजबूती और आर्थिक प्रगति की राह में किस प्रकार अपनी भूमिका निभानी चाहिए ताकि लोगों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। और इस परिप्रेक्ष्य में यह विचार करने की भी आवश्यकता है कि उनके सुझाव किस प्रकार राष्ट्रीय नीति को आकार देने का आधार बने और उन्होंने भारत को विभिन्न क्षेत्रों के प्रगति के लिए कैसे सक्षम बनाया। और आप देखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि हमें केवल राजनीतिक लोकतंत्र से ही संतुष्ट नहीं होना होगा, हमें राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र में भी बदलना होगा, अन्यथा राजनीतिक लोकतंत्र बहुत लंबे समय तक टिका नहीं रह सकता है। आखिर सामाजिक लोकतंत्र क्या है? इस पर उनका विचार था कि इसका अर्थ है कि एक ऐसी जीवन पद्धति जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देती है और जहां समानता का अभाव कई समस्याओं को जन्म देगा, वहीं बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता एवं समानता का स्वाभाविक रूप से अक्षुण्ण बने रहना संभव नहीं होगा। और इन आदर्शों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार सुनिश्चित किए और इस क्रम में अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण और सामाजिक परिदृश्य पर एक समान धरातल तैयार करने के लिए एक अन्य संवैधानिक गारंटियां दी गई। और जब से संविधान लागू हुआ तब से एक के बाद एक सरकारों ने हमारे लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र बनाने की निरंतर प्रयास किए हैं। दलितों, अन्य वंचित वर्गों की गारंटियां प्रदान करने के साथ ही गरीबी उन्मूलन और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवासीय, पेयजल, रोजगार, शिक्षा और रसोई गैस आदि के जरिए उनके उत्थान के लिए कई पहल की गई। लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए राज्य के निर्देशक तत्वों में व्याख्या की गई है और देश की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जटिलताओं को देखते हुए संविधान की स्थिति में आने के समय उसमें 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे और इसकी तुलना में अन्य देशों के संविधान काफी छोटे हैं। अमेरिका संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 7 अनुच्छेद हैं। लागू होने के समय कनाडाई संविधान में 147 और आप देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीकी संविधान में 153 और ऑस्ट्रेलियाई संविधान में 128 अनुच्छेद थे। और इन पहलुओं से अवगत लोगों की शिकायतें थी कि भारतीय संविधान बहुत विस्तारित एवं कठिन है। कई वर्गों ने इसकी आलोचना भी की थी, विशेष रूप से पश्चिमी विद्वानों और उनके प्रभाव वाले इसमें शामिल रहे। आलोचकों की दलील थी कि संविधान बहुत लंबा और शब्दाडंबर पूर्ण है और जो सामान्य नागरिकों की समझ से परे है। एक आलोचक ने कहा कि इसमें 1.46 लाख शब्द हैं, जबकि अमेरिकी संविधान मात्र 4543 शब्दों का है। हालांकि पिछले 78 वर्षों के सफर पर नजर डालें तो ऐसी आलोचना बेमानी दिखती है। इसके कई कारण गिनाए जा सकते हैं। याद रहे कि विश्व में सर्वाधिक विविधतापूर्ण समाज वाला भारत वास्तव में एक गतिशील लोकतंत्र है। बहुसंख्यक हिंदुओं में ही केवल करीब 6000 जातियां हैं और जिनमें से 3500 ओबीसी में आती हैं। और जाति का दायरा इस्लाम, ईसाई, अन्य पंथ मजहबों में भी फैला हुआ है। भारत में कई भाषाएं, बोलियां प्रचलित हैं और भारत विश्व के अधिकांश धर्मों का उद्गम स्थल तो इस्लाम एवं पारसी जैसे कई पंथ मजहबों का आश्रयदाता भी रहा है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और पूर्वोत्तर में रहने वाले लोगों में
नक्श में भी कुछ भिन्नताएं देखी जा सकती है। डॉक्टर अंबेडकर और संविधान सभा के अन्य सदस्य इस वास्तविकता से परिचित थे। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जो विभिन्न समूहों को जोड़कर आप देखिए राष्ट्र को एकजुट करने रखने में सहायक बने। आज हो सकता है कि आपको किसी पार्टी पर भरोसा हो, किसी नेता पर भरोसा ना हो और किसी पार्टी पर भरोसा ना हो, लेकिन आप देखते हैं एक चीज पर जिस पर भरोसा है वो हमारा संविधान है सबका, और इसका साकार होना संविधान निर्माताओं के प्रयासों की सफलता को ही दर्शाता है। संशोधनों के संविधान की आलोचना करने वालों को भी यह समझना चाहिए कि संविधान निर्माताओं ने सुनिश्चित किया कि संविधान समय काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप आकार लेता रहे। उन्होंने संविधान को जड़बद्ध ना बनाकर लचीला बनाया। इसके लिए उन्होंने अमेरिकी संविधान निर्माताओं में से एक जेफरसन से पेड़ डाली, जिन्होंने कहा था कि हमें प्रत्येक पीढ़ी को अलग दृष्टि से देखना चाहिए और किसी को भी अगली पीढ़ी को बाध्य करने का अधिकार नहीं है। और आप देखिए संविधान निर्माण में मानवीय प्रवृत्ति की अद्भुत समझ का समावेश करने के लिए हमारे संविधान निर्माता सराहना के पात्र हैं। या उनकी दूरदर्शिता ही थी 1947 में 35 करोड़ भारतीयों को ध्यान में रखकर तैयार हुआ दस्तावेज आज भी 145 करोड़ भारतीयों को एकजुट रखते हुए उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने में सक्षम बना रहा है। और इसलिए हमारे संविधान में मीन मेक निकालने वाले कुछ और नहीं बल्कि उपहास के ही पात्र हैं, जिन्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, जिन्हें अपने काम से ये आलोचक यह नहीं जानते कि हमारे संविधान निर्माताओं ने अपना काम इतने बखूबी ढंग से अंजाम देकर ऐसा संविधान प्रदान किया जो समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व को प्रोत्साहन देता और सबसे बढ़कर राष्ट्रीय एकता को पोषित करता। लेखक लोकतांत्रिक मामलों के विशेषज्ञ वरिष्ठ स्तंभकार हैं। इनका नाम है क्या, इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है ए सूर्य प्रकाश के द्वारा। लोकतंत्र के अनुभवों से निराश नेपाल, ये हमारा पड़ोसी है नेपाल। ये आप देखिए नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। नेपाल इस समय राजनीतिक एवं आर्थिक अस्थिरता से घिरा है। एक लंबे राजनीतिक आंदोलन के बाद अप्रैल 2008 में नेपाल में राजशाही समाप्त हुई और संविधान सभा के चुनाव हुए थे। और इससे पूर्व लोकतंत्र की महज का पहला एहसास 1951 में हुआ था, जब 104 वर्ष की राणाशाही का अंत हुआ था। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीपी कोइराला, गणेश मानसिंह, जीपी कोइराला आदि के संघर्षों का नतीजा था कि 1959 में पहली जनतांत्रिक सरकार अस्तित्व में आई। लेकिन राजवंश को ऐसी कोई व्यवस्था स्वीकार नहीं थी, लिहाजा सभी दलों पर प्रतिबंध लगाकर संविधान एवं संसद को भंग कर दिया गया। नई सदी में पुनः लोकतंत्र बहाली आंदोलन में वामपंथी संगठनों की व्यापक हिस्सेदारी रही, जिसमें प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी एमाले और पुष्पकमल दहल पिचंडी की नेतृत्व वाली माओवादी पार्टी भी शामिल रही है। और आप देखते हैं कि कोइराला बंधुओं के घटते प्रभाव और आंतरिक कलह का नतीजा यह रहा कि प्रजातंत्र बहाली के अगुवा माओवादी और एमाले हो गए। पिछले 16 से 17 वर्षों में लोकतंत्र समर्थक दलों के प्रति जनता के अविश्वास का ही नतीजा है कि राजशाही के समर्थन में जनता सड़क पर उतर आई है। नेपाल में इस समय कई विकल्पों पर चर्चा, आप देखते हैं कि चर्चा गर्म है। इस चर्चा के बीच ऐसे सवाल भी तैर रहे हैं कि क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विफलता की और अग्रसर है? क्या पुनः राजशाही एकमात्र विकल्प है? क्या नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? पिचंड से लेकर नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री शेख बहादुर देउवा तक यह मानने लगे हैं कि जनता समर्थक सरकारें जनता का विश्वास जीतने में विफल रही और सभी दलों के प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा है। लेकिन राजशाही के समर्थन में किसी व्यापक जनउभार से ये नेता इनकार कर रहे हैं। पिछले दिनों सभी दलों की बैठक में सम्मति से कहा गया कि राजशाही के समर्थन में निकले जुलूस के पीछे पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की सहती। और हाल में नेपाली नववर्ष 14 अप्रैल को ज्ञानेंद्र ने जनता के सामने संदेश में कहा कि देश की पूरी व्यवस्था को नए सिरे से सोचना चाहिए। इसी दिन पिचंड ने दावा किया कि देश को जल्द नई सरकार, नया गठबंधन देखने को मिलेगा और इस पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि सरकार बदलने की बात दिवा सपने जैसी है। पिचंड ने सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष और शेर बहादुर को ओली का साथ छोड़कर खुद के नेतृत्व में सरकार बनाने के प्रस्ताव भी दिया। आगे जो भी हो, सभी दलों के नेता इस पर सहमत दिखते हैं कि पिछले वर्षों में नेपाल में बहुत कम विकास हुआ है। नेपाल में आर्थिक कठिनाई और राजनीतिक अस्थिरता के बीच भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार ने सरकार, व्यवसाय और समाज के सभी स्तरों पर घुसपैठ कर ली है, जिससे नागरिकों में रोष फैल रहा है। नौकरी पाने, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में राजनीतिक रसूख और रिश्वत को आवश्यक माना जाता है। ऐसे कई घोटाले हुए जिन्होंने सत्ता के कदाचार को उजागर किया। सबसे ज्यादा निराशा वामपंथी नेताओं के आचरण को लेकर है, जिन्होंने आप देखिए शुचिता और सादगी को आवश्यक माना था। विलासितापूर्ण जीवन यापन में उन्होंने राजशाही की बराबरी कर ली। जिन बातों को लेकर आप देखते हैं कि महल
महल की आलोचना की जाती थी, वे सभी अवगुण इन नेताओं की दिनचर्या का हिस्सा बन गए। आर्थिक रूप से भी नेपाल अभी खस्ता हाल है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार 20% से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। नेपाल में रोजगार के अवसरों की कमी के कारण लोग विदेश पलायन को मजबूर है। आर्थिक चुनौतियों के बीच नेपाल का राजनीतिक परिवेश इतना खराब हो चला है कि प्रधानमंत्री ओली जहां भी सभा करने जाते हैं वहां नेता चोर है, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाओ जैसे नारे गूंज रहे हैं। नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही की बहाली के लिए कई समूह आंदोलन चला रहे हैं। दुर्गा प्रसाद राजशाही के समर्थन में चल रहे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। इससे पूर्व वह नेपाली कांग्रेस माओवादी पार्टी एमाले में रह चुके। नेपाल में 1996 से 2006 तक चले गृहयुद्ध में भी उनकी भूमिका खासी महत्वपूर्ण थी। इससे गृहयुद्ध में 17,000 लोग मारे गए थे। राजशाही समर्थक अब संसद पर कब्जे के नारे लगाते दिखे। हिंदू राष्ट्र समर्थक कई नेताओं की वार्ताओं से लगभग लगता है कि वे राजशाही की वापसी के प्रति नरमी नहीं रखते हैं, पर देश को फिर से हिंदू राष्ट्र बनता हुआ देखना चाहते हैं। नेपाली जनमत का एक बड़ा वर्ग भारतीय रुख के प्रति सकारात्मक राय रखता है। प्रचंड और ओली की भारत यात्रा निकट भविष्य में संभावित है। दोनों देश की सांस्कृतिक धार्मिक विरासत एक दूसरे को मजबूत धागे में बांधे हुए। पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य महंत रावल गणेश भट्ट भारतीय हैं और स्वयं को आदि शंकराचार्य का वंशज मानते हैं। भगवान बुद्ध, माता सीता भी दोनों देशों के संबंधों की कड़ी है। लोकतंत्र के कटु अनुभव ने नेपाल जनमानस को झकझोर कर रख दिया और भारत विरोधी रुख अपनाने वाले नेता भी अब भारत की भूमिका की प्रशंसा में लगे हैं। हाल में विदेश मंत्री जयशंकर भारत नेपाल संबंधों पर काफी सक्रिय दिखे, पर ओली के वक्तव्य गलत संदेश दे रहे हैं। वह राजशाही बहाली आंदोलन के पीछे भारत का हाथ देखते हैं। नेपाल यात्रा से लौटे पूर्व लेखक पूर्व सांसद है, इनका नाम है केसी त्यागी। आप देखिए, गरीबी सूचकांक की बात की ना, इन्होंने बेरोजगारी की बात की हुई है, लेकिन ये आप देखते हैं कि नेपाल के परिप्रेक्ष्य में लिख रहे हैं। काश भारत के परिप्रेक्ष्य में भी बोलना शुरू कर दें तो अच्छी बात है। ये आप देखें, जेडीयू के नेता है और अच्छी बात है इन्होंने नेपाल पे लिखा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर ये बिहार में ये बातें कहने लग जाएं, क्योंकि बिहार में आप देखिए गरीबी की क्या हालत है, बेरोजगारी की क्या हालत है, लोग पलायन करते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए वहाँ, और स्वास्थ्य व्यवस्था की कितनी खासी हालत है। तो थोड़ा मुझे लगता है कि अपने लोगों को भी ये आईना दिखाते रहें तो केसी त्यागी साहब का बड़ा धन्यवाद होगा। सद्भावना, हमारी भावनाएं हमारे व्यक्तित्व निर्माण में अहम भूमिका निभाती हैं। भावनाएं हमारे आंतरिक संस्कारों को भी करती हैं। यही सामाजिक परिवेश में हमारी भूमिका तय करती हैं। अच्छी भावनाएं, यदि सद्भावना से भरा व्यक्ति समाज में सभी का प्रिय होता है तो वास्तव में दूसरों के समग्र कल्याण का भाव रखता है। उनकी उन्नति का विचार रखना ही सद्भावना है। जब हम किसी के प्रति सद्भावना व्यक्त करते हैं तो एक आदर्श ऊर्जा उत्पन्न होती है जो सामने वाले को संबल एवं प्रसन्नता प्रदान करती है। सामने वाला व्यक्ति प्रफुल्लित होने लगता है। सद्भावना सदैव वापस लौटकर आपके लिए सकारात्मक कार्य करती है। जब हम किसी के साथ सद्भावना के साथ व्यवहार करते हैं तो हमें भी बदलने में सकारात्मक ऊर्जा ही प्राप्त होती है। यह हमारे लिए आशीष का कार्य भी करती है। सद्भावना का दायरा बहुत विस्तृत है। सद्भाव केवल मानव से नहीं अपितु पशु पक्षियों, नदी, झील, पर्वत और समग्र प्रकृति के साथ रखता चाहिए। अगर हम इनसे सद्भाव रखते हैं तो ये हमें बदलने में कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं। पशु पक्षियों से प्रेम भाव रखते हैं तो हमें वे भी हमें स्नेह करने लगते हैं, हमारा सामीप्य चाहते हैं। कई बार हम देखते हैं कि घर का पालतू पशु अपने मालिक को संकट में देखकर उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी मुश्किल में डाल देता है। यह सब मालिक एवं उस पशु के एक दूसरे के प्रति सद्भाव के कारण ही संभव होता है। मूक पशु भी हजारों भावनाओं को महसूस करते हैं। यदि हम प्रकृति के प्रति सद्भाव नहीं दिखाएंगे तो प्रकृति भी सद्भाव प्रकट करना बंद कर देगी। हम आज अनेक ऐसी घटनाएं देख रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं ऐसी का परिणाम है। हमें जीवन में हर क्षेत्र में सद्भाव के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। सद्भावना के मंत्र से ही जीवन में मंगल का आगमन होता है। क्या होता है? आगमन होता है। इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है, बड़ा अच्छा कॉलम लिखते हैं। सीखा खरीदे, मुर्शिदाबाद के शरणार्थी। ये आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा फैली हुई उसी को लेकर बात हो रही है। और आपने देखा है कि बफ कानून बना तो उसी के खिलाफ आंदोलन हो रहा था। ये पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल इसकी राजधानी कोलकाता देखने को मिलेगी। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से लगती है। नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या पश्चिम बंगाल को। ये आप देखेंगे कि
यह अच्छा हुआ कि बंगाल के राज्यपाल सीपी आनंद बोस मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून विरोधियों की भीषण हिंसा के शिकार होने से मिलने वाला मालदा पहुंचे। उन्होंने मालदा जाने का निर्णय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस आग्रह के बाद भी किया कि वह कुछ समय तक रुक जाएं, क्योंकि विश्वास बहाली के उपाय किए जा रहे हैं। क्या विश्वास बहाली के लिए सबसे उपयुक्त यह नहीं होता है कि स्वयं ममता मुर्शिदाबाद से जान बचाकर मालदा भागे लोगों से मिलने, उन्हें दिलासा देने के लिए वहां जाती? समझना कठिन है कि उन्होंने यह फिर उनके किसी मंत्री ने भी इसकी जरूरत क्यों नहीं समझी। कहीं इसलिए तो नहीं कि मुस्लिम वोट बैंक नाराज ना हो जाए। यह ममता सरकार के माथे पर एक कलंक है कि उसके कुछ नागरिक आतंक और भय के चलते अपने घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। क्या इसमें से शर्मनाक कुछ और हो सकता है कि लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए और इसका कोई ठिकाना नहीं है कि वे अपने घरों को लौट सकेंगे या नहीं। इस अनिश्चितता का कारण यह है कि ममता सरकार वक्फ विरोध के नाम पर उत्पाद मचाने वालों के दुस्साहसों का दमन करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं दिखी। ये लेखक के अपने विचार हैं, देखिए, याद रखिएगा। मुर्शिदाबाद में जो लोग मालदा भागे उनका दोष इतना ही था कि वे हिंदू थे, क्योंकि आप देखें बहुत सारे लोग बीजेपी के पक्षकार होते हैं, बहुत सारे ममता बनर्जी के, तो उन्हें किसी की बात अच्छी लगती है, किसी की बात अच्छी नहीं लगती है। और आप देखते हैं कि उनका वक्फ कानून से कोई लेना देना नहीं था। वे ना तो इस कानून से परिचित थे और ना ही उन्होंने उनके बारे में अपनी राय व्यक्त की। इसके बाद भी वक्फ कानून का विरोध करने निकली भीड़ उन पर टूट पड़ी और उसने उनके घरों में आग लगाई, तोड़फोड़ के साथ लूटपाट की। इसी दौरान इस हिंसक भीड़ ने 2 लोगों के घर से खींचकर हत्या कर दी। ये पिता पुत्र देवी देवताओं की प्रतिमा बनाते थे। लगता है कि हत्यारी भीड़ ने इससे ही इनका अपराध मान लिया और इसकी भी अनदेखी नहीं की जाए कि इस दौरान मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। साफ है कि वक्फ कानून के विरोध के बहाने हिंदू घृणा का विवश प्रदर्शन किया गया। इसके लिए ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति भी जिम्मेदार। यह पहली बार नहीं है जब बंगाल में जंगल राज जैसा हालात के चलते लोग पलायन के लिए मजबूर हुए। इसके पहले 2021 में विधानसभा चुनाव बाद ही हिंसा में कुछ लोगों को भागकर असम जाना पड़ा था। ममता सरकार ने ना तो तब पीड़ितों के प्रति हमदर्दी दिखाई थी और ना ही अब दिखा रही है। इसी कारण इसमें संदेह है कि मुर्शिदाबाद के जो लोग मालदा में शरणार्थी जीवन बिताने को विवश हैं, उन्हें न्याय मिलेगा। भले ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग ने मुर्शिदाबाद हिंसा का संज्ञान लिया हो, लेकिन जब तक ममता सरकार का रवैया नहीं बदलता कुछ होने की उम्मीद नहीं है। ये विकल्प आवश्यक है। ये आप देखते हैं, अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाना मध्यम वर्ग के अभिभावकों के लिए आसान नहीं है। मध्यम जो परिवार है, क्योंकि उन पर काफी आर्थिक बोझ पड़ता है। इसलिए यदि उन्हें त्रैमासिक फीस की व्यवस्था पर इतराज है तो यह उचित ही है कि उनका यह भी तर्क बजनी है कि जब उन्हें हर माह वेतन प्राप्त होता है तो फीस भी हर माह ही ले जानी चाहिए। इससे किसी एक माह में उन पर भारी फीस का दबाव नहीं बढ़ रह जाएगा। उत्तर प्रदेश के कई स्कूलों में इस प्रकार की व्यवस्था भी है, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने 3 माह में फीस जमा करने के नियम बना रखे हैं। महंगाई के इस दौर में मध्यम वर्ग को अपने गृहस्थी बहुत नियोजित ढंग से चलानी पड़ती है। एक मुश्त भारी फीस जमा करने से उनका बजट गड़बड़ा जाता है। अप्रैल माह में उन्हें किताबों, यूनिफॉर्म और स्कूल वाहनों का खर्च भी बर्दाश्त करना पड़ता है। अभिभावकों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को देखते हुए आप देखिए, निजी स्कूलों को त्रैमासिक फीस के साथ ही हर माह फीस जमा करने का विकल्प देना चाहिए। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ही मध्य वर्ग के लोग अपनी जाने कितनी इच्छाएं आकांक्षाओं की तिलांजलि देकर उन्हें निजी स्कूलों में भेजते हैं, तो विद्यालय प्रबंधन को भी उनके प्रति संवेदनशील होना होगा। वैसे आजकल दिल्ली समेत देश के कई अन्य क्षेत्रों में निजी स्कूलों द्वारा बेहतर फीस वृद्धि का मामला भी सुर्खियों है। ऐसे में स्कूलों को अभिभावकों की समस्याओं को समझना भी चाहिए। और एक तरह से शिक्षा आप कमाई का जरिया बचा हुआ है, इसके अलावा आप कुछ नहीं देख रहे। आप इसीलिए तो देखते हैं कि आपको देखिए उनकी दुकान से किताबें लेनी पड़ेंगी, बेल्ट, टाई, पैंट, शर्ट, जो भी टी शर्ट, मोजे, जूते, हर कुछ आपको उन्हीं की दुकान से लेना पड़ता है। एक तरह से लूट का अड्डा बन चुके हैं स्कूल, कुछ प्राइवेट स्कूल आप देखेंगे। और मेंटेनेंस फीस भी अपने से ही लेते हैं, स्कूल की मेंटेनेंस फी। मेरे घर में एक छोटा था ना, उसका मैं भरने जाता था फीस, मैंने देखा कि बजा गजब। और आप देखते हैं पहले जो फीस बोल देते हैं कि अच्छा 2500 रुपये महीने लगेगा, बाद में मालूम लगता है कि दुनिया भर की वो उसमें ऐड करके 3000 ले रहे हैं और कहिए तो नहीं ये देना पड़ रहा है, इसकी देनी पड़ रही है। मतलब गजब। चिकित्सा विज्ञान का वरदान बन रहा है अभी साहब। तो आप देखिए 20वीं सदी में प्लेग, हैजा, तपेदिक, डिप्थेरिया और निमोनिया जैसे असंख्य रोगों के आगे लाचार मानव जाति को एंटीबायोटिक्स से आप देखते हैं कि नई आशा दी है। यह विज्ञान का वह वरदान था जिसने जीवन प्रत्याशा को बढ़ाया, नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को घटाया और शरीर को सुरक्षित बनाया। परंतु आज जब हम एंटीबायोटिक प्रतिरोध की वैश्विक महामारी के मुहाने पर खड़े हैं तो हमें यह सोचने को विवश होना पड़ रहा है कि कहीं यह वरदान हमारे अपने ही हाथों एक अभिशाप में तो नहीं बदल गया।
और आप देखेंगे कि हाल में ही मर्डोक चिल्ड्रन रिसर्च इंस्टीट्यूट और क्लिंटन हेल्थ एक्सेस इनिशिएटिव द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में यह चौंकाने वाला राजपात सामने आया है। वर्ष 2022 में 30 लाख से अधिक बच्चों की मृत्यु ऐसे संक्रमणों के कारण हुई जो अब एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी हो चुके हैं। यह आंकड़ा केवल मृत्यु का नहीं बल्कि हमारी वैज्ञानिक मानसिकता के पतन का भी संकेत है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध का यह संकट दर्शाता है कि हमने विज्ञान को केवल त्वरित समाधान के रूप में अपनाया, न कि उसके दीर्घकालिक संदर्भों को समझा। एएमआर आप देखेंगे, एएमआर अब पैदा होता है और जब सूक्ष्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फफूंद इस तरह से विकसित हो जाते हैं कि दवाएं उन पर असर नहीं करती हैं। इसका प्रमुख कारण एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक और अनुचित प्रयोग है। बिना चिकित्सकीय परामर्श के दवाइयां लेना, अधूरा इलाज छोड़ देना या फिर मामूली लक्षणों पर भी इन दवाओं का उपयोग करना। कोविड महामारी ने इस प्रवृत्ति को और गहरा कर दिया। डर और अनिश्चितता के माहौल में एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध उपयोग हुआ, विशेषकर अस्पतालों में जहां इन दवाओं को वायरस के संक्रमण पर भी दिया जाने लगा, जबकि वे वायरल बीमारियों पर असर नहीं करती हैं। और आप देखेंगे कि इसका सबसे भयानक प्रभाव बच्चों पर पड़ा, खासकर उन क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से ही कमजोर हैं। अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में बच्चों की मृत्यु दर में असामान्य वृद्धि देखी गई और इन क्षेत्रों में एक और दवाओं की गुणवत्ता उपलब्धता की समस्या है, तो दूसरी ओर जागरूकता की कमी और अनियंत्रित औषधि वितरण ने समस्या को और विकराल बना दिया। भारत में बिना चिकित्सक की सलाह के फार्मेसी से दवाइयां लेनी आम बात है, जिससे गलत अधूरा इलाज होता है और बैक्टीरिया को प्रतिरोधी बनने का अवसर मिलता है। और इस संकट से निकलने का मार्ग भी आप देखिए विज्ञान के पास है, बशर्ते हमें उसके विवेक और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ अपनाएं। अब पहली आवश्यकता है नीतिगत स्तर पर एंटीबायोटिक्स के उपयोग पर कड़े नियंत्रण की। यदि हमने नीतियों में बदलाव नहीं किया तो वह समय दूर नहीं जब साधारण संक्रमण भी जानलेवा बन जाएगा। हमें उसी अंधकार में लौट जाएंगे जहां से विज्ञान ने हमें निकाला था। क्या किया था? निकाला था। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा। टैरिफ वार से मुकाबले का समय। ये समय आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ऐसे फैसले ले रहे हैं कि दुनिया भर में हलचल मची हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत से आयात होने वाले कुछ प्रमुख उत्पादों पर 26% तक टैरिफ लगाने की घोषणा की। इस निर्णय ने भारत अमेरिका व्यापार संबंधों के बीच तनाव बढ़ा दिया और यह सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ कि क्या ऐसे वैश्विक दबाव के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा बदल सकती है। वस्तुतः भारत एक विकासशील राष्ट्र होते हुए वैश्विक व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने अमेरिका को 78.54 अरब डॉलर का माल निर्यात किया, जो भारत के कुल निर्यात का करीब 18% है। इसमें टेक्सटाइल 8.5%, रत्न एवं आभूषण 15%, फार्मास्यूटिकल्स 6.2%, ऑटो पार्ट्स 3.7%, आईटी सेवाएं 13.4% प्रमुख क्षेत्र में रहे। ऐसे में 26% टैरिफ इन क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता को चोट पहुंचा सकता है और टैरिफ युद्ध का इतिहास बताता है कि इससे दोनों पक्षों को नुकसान होता है। उदाहरण के लिए वर्ष 2018-19 में ट्रंप प्रशासन ने चीन से आयातित 360 अरब डॉलर से अधिक के माल पर टैरिफ लगाए थे और इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका में उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में 0.4% की औसत वृद्धि हुई और चीन से आयात 16% गिर गया। जवाब में चीन ने अमेरिका के 110 अरब डॉलर के कृषि और तकनीकी उत्पादों पर टैरिफ लगाए, जिससे अमेरिकी किसानों को प्रतिवर्ष लगभग 11 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। ट्रंप प्रशासन ने चीन पर टैरिफ दरें 245% तक बढ़ा दी और इससे भारत पर भी दबाव बढ़ रहा है। और आप देखते हैं कि भारतीय आर्थिकी की परसन इस घटनाक्रम का भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ रहा है और बार बार आने वाले इस तरह के टैरिफ शॉक से भारत को अपनी रणनीति में बदलाव लाना पड़ सकता है। संभावना है कि सरकार घरेलू उद्योगों को संरक्षित करने के लिए आयातित शुल्क बढ़ाने, लाइसेंसिंग व्यवस्था को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने जैसे कदम उठाए। फिलहाल भारत का औसत टैरिफ दर लगभग 17.6% है, जो G20 देशों में सबसे अधिक है। यह इस बात का संकेत है कि भारत पहले से कुछ आप देखते हैं हद तक संरक्षणवादी नीति को अपना चुका है और आप देखिए हालांकि इसे चुनौती के अवसर भी छिपा है और अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए भारत दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, अफ्रीका और आप देखेंगे अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे
बाजारों में अपनी व्यापार को विस्तार दे सकता है। उदाहरण स्वरूप भारत यूएई के बीच 2022 में हुए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के तहत 2024 की पहली तिमाही में व्यापार में 15.2% की वृद्धि दर्ज की गई। इसी तरह भारत ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक सहयोग व्यापार समझौते के तहत 2023 में आपसी व्यापार 35.1% बढ़ा। भारत ने 2023 में अफ्रीका को 14.3 अरब डॉलर का निर्यात किया है। और देखिए एक और बात बता दूं, यहाँ G20 की बात हो रही, ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है। किसकी? ग्रुप ऑफ 20 की बात की जा रही है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। और इसमें आप देखेंगे अब 21 मेंबर देखने को मिलेंगे। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकन यूनियन आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें। विनिर्माण हब। चीन के साथ अमेरिका के बढ़ते तनाव और टकराव के परिप्रेक्ष्य में भारत के लिए यह समय रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। अमेरिका ने 2024 में चीन से इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरियों और सौर उपकरणों पर आयातित टैरिफ लगा दिए हैं, और जिसमें पश्चिमी कंपनियां और चीन के विकल्प तलाश रही हैं। चाइना प्लस वन रणनीति के तहत अंतर्गत भारत को एक वैकल्पिक विनिर्माण हब के रूप में देखा जा रहा है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2023 में 17.97 अरब डॉलर रहा, जिसमें अमेरिका से आया निवेश 9.36 अरब डॉलर था। और आप देखिए इस रणनीति के जरिए भारत ने एप्पल जैसी कंपनियों को चीन से विनिर्माण स्थानांतरित करने के लिए आकर्षित किया। उदाहरण स्वरूप एप्पल ने भारत में 2023 में 7 अरब से अधिक मूल्य के आईफोन का उत्पादन किया, जो 2022 के मुकाबले 3 गुना है। वैश्विक तकनीकी और ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भारत में अपने विस्तार की योजनाएं साझा की है। टेस्ला भी देश में अपनी इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए प्रयासरत है, जो भारत को ईवी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण का एक नया केंद्र आप देखिए बना सकता है। माइक्रोसॉफ्ट भी भारत में डाटा सेंटर और क्लाउड सर्विस हब विकसित करना चाहता है, तो हमारी डिजिटल अवसंरचना को बल देगा। ऐसे में भारत सरकार को चाहिए कि वह इस समय को केवल संकट के रूप में ना देखे, बल्कि इसे रणनीतिक सुधार का अवसर बनाए। व्यापक सुरक्षा नीति, नई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते, भारतीय उत्पादों का प्रचार और वैश्विक मंचों पर अपनी स्थिति मजबूत करना आवश्यक होगा। इस घोषणा के बाद भारत सरकार ने व्यापारिक कूटनीति को और धार देने की दिशा में तेजी दिखाई। वाणिज्य मंत्रालय ने न्यू मार्केट एक्सपेंशन मिशन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य भारत के निर्यात को पारंपरिक बाजारों से हटकर नए उभरते हुए बाजारों जैसे ब्राजील, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और वियतनाम तक पहुंचा है। और इसके साथ ही आप देखिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर के लिए एक विशेष राहत पैकेज घोषित किया गया, और जिससे उत्पादन लागत को कम करने के लिए टैक्स छूट, तकनीकी सहयोग और निर्यात प्रोत्साहन सब्सिडी शामिल है। और आप देखिए डिजिटल व्यापार के क्षेत्र में भी भारत ने ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब नीति पर काम शुरू किया है, और जिससे छोटे उत्पादकों को भी वैश्विक ऑनलाइन बाजारों से जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा भारत ने आसियान और अफ्रीकी संघ के साथ नए व्यापार समझौतों की संभावनाओं को खंगालना शुरू कर दिया, ताकि अमेरिका के टैरिफ दबाव का प्रभाव सीमित किया जा सके और दीर्घकालिक व्यापारिक स्थायित्व सुनिश्चित किया जा सके। अब आप देखिए हम अमेरिका से तो कुछ कर नहीं सकते हैं, अब हम लोग समझौते कर सकते हैं। अगर अमेरिका ना चाहे तो आप देखते हैं कि जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई है उससे हम बेहतर क्या कर सकते हैं, इस पर फोकस करना चाहिए। मैं आप लोगों से भी तो कहता हूं कि देखिए बुरी स्थिति है, कोई परेशानी, उसका रोना रोकर बैठ जाए चुपचाप, ये तो कहीं की समझदारी नहीं। उसमें क्या अवसर है, क्या कर सकते हैं आप, उस पर फोकस करिए ना। वैश्विक व्यवस्था में विश्वसनीयता की असल पूंजी। तो आप देखिए वैश्विक वित्तीय की दुनिया में मुद्राएं केवल विनिमय का माध्यम नहीं होती हैं, बल्कि वे संकेत देती हैं। वे संकेत देती हैं कि विश्वसनीयता और अपनी आर्थिक क्षमता का। वर्ष 2024 की अनेक आर्थिक घटनाएं इसका उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। जैसे ब्राजील ने एक मजबूत व्यापार अधिशेष अर्जित किया, फिर भी उसका मुद्रा रियाल 21% से अधिक गिर गया। वहां लंबे समय से व्यापार घाटे से जूझ रहे भारत का रुपया मात्र 2.8% ही गिरा। यह दिखाता है कि किसी देश की मुद्रा की मजबूती केवल व्यापार के आंकड़ों पर नहीं, बल्कि आर्थिक प्रबंधन, राजकोषीय संतुलन, नीति अनुशासन और निवेशकों के भरोसे पर निर्भर करती है। और वस्तुतः व्यापार घाटे का संबंध उन स्थिति से है जब कोई देश अन्य देशों से आयात अधिक और निर्यात कम करता है। जब कोई देश अधिक आयात करता है तो उसे विदेशी मुद्रा की अधिक आवश्यकता होती है। परिणाम स्वरूप देश को घरेलू मुद्रा पर अधिक दबाव पड़ता है। भारत के संदर्भ में वित्त वर्ष 2022-23 में यह घाटा 265.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो जीडीपी का 3.4% है। वर्ष 2023-24 में यह थोड़ा घटकर 2.02% रह गया। ऐसी स्थिति में भारतीय रुपये का दबाव होना स्वाभाविक था, लेकिन 2024 में यह केवल 2.8% ही गिरा। इसका कारण है कि भारत सूझबूझ भरी आर्थिक नीति वस्तुतः भारतीय रिजर्व बैंक ने रणनीतिक रूप से विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप कर देश के मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करते हुए अस्थिरता को नियंत्रित किया। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटे को 5.8% पर सीमित रखा। आर्थिक वृद्धि स्थिर रही, मुद्रास्फीति नियंत्रित रही और
एफडीआई मजबूत बना रहा और जिससे वैश्विक निवेशकों का भारत पर भरोसा बना रहा। रिजर्व बैंक की बात करें तो केंद्रीय बैंक और बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं ब्राजील पिछले कुछ वर्षों से निरंतर व्यापार अधिशेष दर्ज कर रहा है, जिसका मुख्य कारण है विनिर्माण उद्योग, खनन और कृषि उत्पादों का उच्च निर्यात। ब्राजील का मुख्य आयात विनिर्माण क्षेत्र से व्यापार अधिशेष यानी जब कोई देश अन्य देशों से आयात कम और निर्यात अधिक करता है, यानी कि फायदे में रहता है। निर्यात का मतलब होता है आप कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है खरीद रहे हैं। जब कोई देश कम आयात करता हो तो उससे घरेलू मुद्रा पर दबाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि वहां आयात के लिए विदेशी मुद्रा की मांग कम होती है और परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा या करेंसी के मूल्य में अपेक्षाकृत कम गिरावट होनी चाहिए। इसका विरोधाभास का कारण था राजकोषीय घाटा, निवेशकों के भरोसे का टूटना। 2024 में ब्राजील का राजकोषीय घाटा 9.5% पहुंचा। बढ़ते सार्वजनिक व्यय के चलते विदेशी निवेशकों ने पूंजी बाहर निकालनी शुरू कर दी। और भारत और आप देखिए ब्राजील के अनुभव यह स्पष्ट करते हैं कि व्यापार अधिशेष मुद्रा को समर्थन अवश्य देता है, पर इसको मजबूती की गारंटी नहीं देता। वहीं एक नियंत्रित व्यापार घाटा भी तब तक घातक नहीं होगा जब तक कि राजकोषीय नीति मजबूत हो, मुद्रास्फीति नियंत्रण में हो और मौद्रिक नीतियों में विश्वसनीयता बनी रहे। आज के वैश्विक बाजार में मुद्रा की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि कोई देश अपने वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन कितनी कुशलता से करता है। जब निवेशक किसी अर्थव्यवस्था की या आप देखिए दीर्घकालिक दिशा पर भरोसा करते हैं तो वे टिके रहते हैं, लेकिन जब वे अर्थव्यवस्था और नीति भ्रम महसूस करते हैं तो पूंजी का बहिर्गमन तेजी से होता है। और ब्राजील का आप देखते हैं कि अनुभव बताता है कि केवल व्यापार अधिशेष मुद्रा को संकट से नहीं बचा सका। आज की वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में विश्वसनीयता ही असली मुद्रा है। निवेशक केवल आंकड़े नहीं देखते हैं, वे उस आर्थिक कहानी को पढ़ते हैं जो उनके पीछे छिपी होती है। बताइए आप लोग क्या सोच रहे हैं, कुछ सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे। याद देखिए बिहार में भैया चुनाव आने वाला है ना, तो वहीं लेकर राजनीति खूब हो रही है। देखिए पटना इसकी राजधानी है और आप देखिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल हो गया। नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं और आप देखेंगे कि आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में अगर सीटों की बात करें तो 243 सीटें देखने को मिलेंगी। विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। विधानसभा विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, इसे घटाकर 18 साल कब किया गया था ये आप लोग बताइए। और ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। संविधान के प्रावधानों की उपेक्षा, चलिए देखिए संविधान की बात करें तो 26 नवंबर 1949 में कुछ प्रावधानों के साथ आ चुका था ना, तो 26 जनवरी को आप लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से संविधान लागू हुआ था, तो हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में दुष्कर्म व डकैती मामले में एक आरोपित के जमानत पर रहने और अपील की सुनवाई में 42 साल की देरी के लिए खेद जताया। और आप देखेंगे खेद जताया। और भारत की संविधान बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए न्याय का प्रावधान करता है। पिछले 42 वर्षों से ललितपुर मामले के पक्षकार को न्याय क्यों नहीं मिला? क्या आज भी देश में इस प्रकार के हजारों मामले और घटनाएं नहीं हैं जहां जघन्य अपराधों के लिए भी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती अथवा समुचित जांच न होने से अपराधी दोष मुक्त हो जाता है? और आप देखिए हाल ही में कानून मंत्री ने संसद में बताया कि देश के विभिन्न अदालतों में लाखों मामले लंबित हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में प्रति 10 लाख लोगों पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जबकि विधि आयोग की संस्तुति के अनुसार प्रति 10 लाख लोगों पर 50 न्यायाधीश होने चाहिए। हाल ही में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में न्यायाधीशों की बदहाली के आंकड़े क्या विचारणीय नहीं है? आप इस तरह के टॉपिक पर आंसर राइटिंग करें, निबंध लिख रहे हैं तो ये आंकड़े जरूर बता दीजिए करिएगा। भारत का संविधान सभी को अवसर की समता प्रदान करता है, लेकिन क्या आज भी देश के विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में लिंग एवं जाति के आधार पर भेदभाव के समाचार नहीं मिलते हैं? समान काम के लिए लिंग के आधार पर वेतन में भेदभाव क्या संवैधानिक प्रावधानों की उपेक्षा नहीं है? विगत दिनों एम्स के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वास्थ्य सेवा प्रोटोकॉल में लैंगिक समानता लाने के लिए अभियान शुरू करने का आह्वान किया था। क्या यह अवसर की समता में कमी नहीं है? वहीं कर्नाटक सरकार ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान किया। क्या यह धर्म के आधार पर अन्य लोगों के साथ भेदभाव नहीं है?
नागरिकों के मौलिक अधिकार। विगत वर्ष उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रदूषण मुक्त जीवन नागरिकों का मौलिक अधिकार है। भारत के विभिन्न शहर खतरनाक प्रदूषण की श्रेणी में है। राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण का स्तर 500 तक पहुंच जाता है। क्या यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की उपेक्षा नहीं है? याद रहे कि भारतवर्ष का संविधान प्रत्येक नागरिक को विभिन्न मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जो एक नागरिक के लिए अनमोल उपहार स्वरूप है। लेकिन क्या विभिन्न भिन्न रूपों में शासन प्रशासन की ओर से गैर जवाबदेही से ये अधिकार उपेक्षित नहीं है? और संविधान के भाग 3 को पढ़ते हैं ना, मौलिक अधिकार। संविधान में महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण आदि के प्रावधान लिखे गए हैं। क्या ये प्रावधान समुचित रूप से उन सभी तक पहुंच रहे हैं? यदि नहीं तो क्यों? संविधान के भाग 17 राजभाषा है, जहां अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा शीर्षक से स्पष्ट लिखा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान लागू होने के आज 75 वर्ष बाद भी संघ के विभिन्न कामकाजों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी है। क्या यह संवैधानिक प्रावधानों की उपेक्षा नहीं है? और आप देखते हैं कि इसमें आप देखें, संविधान में आवश्यकता के अनुसार संवैधानिक प्रावधानों प्रक्रिया को पूरा करते हुए अब तक 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। हाल ही में वक्फ संशोधन बिल में भी संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करते हुए कानून बना, लेकिन राजनीतिक के शिखर पर बैठे कुछ लोग तुष्टीकरण और निहित स्वार्थों के चलते इसे अपने प्रदेश में लागू न करने के बयान दे रहे हैं। क्या यह संवैधानिक प्रावधानों का विरोध नहीं है? संविधान में भाग 4 मूल कर्तव्यों के अंतर्गत लगभग 11 कर्तव्यों का वर्णन है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि प्रकृति पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव तथा रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, प्राणी मात्र के प्रति दया रखें। जबकि आज भिन्न भिन्न रूपों में प्रकृति पर्यावरण प्रदूषक की गिरफ्त में है। वन क्षेत्र लगातार घट रहे हैं, झील और नदियां प्रदूषण के कारण विषैली और मृतप्राय होती जा रही हैं। क्या यह संवैधानिक प्रावधानों की उपेक्षा नहीं है? यहीं पर सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने और हिंसा से दूर रहने की बात कही गई, लेकिन आजकल लगभग प्रतिदिन सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं और हिंसा के मामले सामान्य होते जा रहे हैं। क्या यह भी संवैधानिक प्रावधानों की उपेक्षा नहीं है? संविधान एकता अखंडता के लिए भाषाई क्षेत्रीय सौहार्द को बनाए रखते हुए प्रावधान करता है। क्या तमिलनाडु, केरल और बंगाल इस देश के संविधान के दायरे में नहीं आते, और जहां आए दिन भाषा, संप्रदाय और क्षेत्रीयता के आधार पर वैमनस्य जारी है? आज संविधान अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूर्ण कर चुका है और देश विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। तब यह आवश्यक है कि उपेक्षा की जकड़न तोड़ते हुए संवैधानिक प्रावधानों को पूरी तरह से लागू किया जाए। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।